एक खबर हमारे पास आ रही है, इतिहास को लेकर कई बार चर्चा होती रहती है। इस बीच भैयाजी जोशी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता, उनका एक बयान इस वक्त हमारे पास आया हुआ है। आरएसएस के नेता भैयाजी जोशी कह रहे हैं कि जिसकी आस्था है वो औरंगजेब की कब्र पर जा सकता है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने खुद ही अफजल खान की खबर भी बनाई थी और उसके साथ साथ जहां पर वो मरे हैं औरंगजेब, वहीं पर उनकी कब्र भी होगी और ये भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, ये भी वो कह रहे हैं। भैयाजी जोशी ने क्या कहा वो सुनते हैं पहले। ये औरंगजेब का अनावश्यक विषय उठाया गया है। एक है, उसकी मृत्यु यहाँ हुई तो कब्र यहाँ बनी हुई है, कोई श्रद्धा है, वो जाएंगे। हमने तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो आदर्श है, उन्होंने अफजल खान की भी वहां पर कब्र बनवाई थी, तो वो तो है भारत की ये उदारता की सर्वसमावेशिता का प्रतीक है। वो कब्र रहे, जिसको जाना है वो जाए। विजय त्रिवेदी हमारे साथ में है। विजय जी, आप कैसे देखते हैं भैयाजी जोशी के इस बयान को? कल प्रधानमंत्री वहां पर स्मृति मंदिर में थे, रेशीमबाग में, उसके बाद सोनिया गांधी, खुला अत्याचार। जी बिल्कुल, आपको बोलने का मौका। मुझे रोकिएगा मत। नहीं, अरे गलत है। लोगों के बीच चिल्लाऊंगा, मुझे रोकिएगा मत। नहीं, फिर मैं लोगों के बीच चिल्लाऊंगा। नहीं, चलिए, एक मेरे बीच चिल्लाया गया और मेरी बात नहीं रखने दी गई। विजय त्रिवेदी जी को बोलने दीजिए, उसके बाद आपके पास ही आएंगे। नहीं, आपको नहीं, बिल्कुल दादागिरी नहीं। विजय त्रिवेदी जी, जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया दीजिए, उसके बाद कुकर्मियों को चिल्लवाइए ना, कांग्रेस के चिल्लाने का कुकर्म कीजिए साहिल जी। अरे प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी जो कहा गया भैयाजी जोशी जो कह रहे हैं उसको लेकर भैयाजी जोशी जो कह रहे हैं उसको लेकर हम प्रतिक्रिया पूछ रहे हैं। उसके बाद आपके पास भी आएंगे, एक सेकंड जरा प्लीज। विजय त्रिवेदी जी, जल्दी से। मेरे बीच में लगातार बोला गया और फिर मेरी बात काट दी गई, मेरी बात नहीं रखने दी गई। ये आज तक का पक्षपातपूर्ण रोका गया। अब वो बीच में बोलेंगी तो आवाज रोक दिया जाएगा। जल्दी से प्रेम शुक्ला, पहले विजय त्रिवेदी बात करेंगे। विजय त्रिवेदी जी। साहिल जी, जो भैयाजी जोशी का बयान है, इसको प्रधानमंत्री जी की संघ कार्यालय में जाने की मुलाकात या यात्रा से नहीं जोड़ सकते। आपको याद हो कि अभी पिछले हफ्ते बेंगलुरु में संघ की प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई थी, उसमें सुनील अंबेडकर साहब जो प्रचार प्रमुख है संघ के, उन्होंने सबसे पहले दिन ये बात कही थी कि औरंगजेब का विषय इर्रेलेवेंट है। तो ये संघ की भूमिका पहले से है, इसमें कोई प्रधानमंत्री जी ने वहाँ जाकर कहा है या नहीं कहा है वो मुद्दा नहीं है। दूसरी बात, यदि आप इसको और पहले देखें तो जो संघ प्रमुख है, सरसंघ चालक हैं मोहन भागवत जी, वो समावेशी होने की बात पे बार बार इस बात का जिक्र करते रहे कि हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढना ठीक नहीं है। उससे पहले जब राम जन्मभूमि में राम मंदिर का निर्माण हुआ, उस दिन भी सरसंघ चालक ने कहा कि अब राम मंदिर के बाद हम जो दूसरे मुद्दे हैं उन पर चर्चा नहीं करेंगे, उस पर बहस आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो इसका मतलब है कि संघ की भूमिका स्पष्ट है कि वो इस तरह के बेवजह के जो विवाद हैं उस पर आगे नहीं बढ़ना चाहता। और भैयाजी जोशी ने बहुत स्पष्ट तरीके से इस बात का जिक्र किया। एक छोटी सी बात और मैं जिक्र कर दूं, अभी आप एजुकेशन पॉलिसी पर जिक्र कर रहे हैं, तो एजुकेशन पॉलिसी पर ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहली एजुकेशन पॉलिसी 1968 में आई थी, जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, और वो कोठारी कमीशन की रिपोर्ट पर आई थी, जिसमें 3 लैंग्वेज फॉर्मूले को इंट्रोड्यूस किया गया था। कांग्रेस को शायद जानकारी नहीं है। 1968 में, जिसमें 3 भाषाओं को रखा गया और उसमें कहा गया कि जो दक्षिण भारत है वहाँ पर अंग्रेजी और जो राज्य की भाषा है वो और हिंदी तीनों रहेंगी, और जो नॉन साउथ इंडियन है वहाँ पर हिंदी इंग्लिश के अलावा एक साउथ इंडियन भाषा होनी चाहिए। तो 3rd लैंग्वेज का फॉर्मूला आया था वहाँ पर। उसके बाद बनी दूसरी एजुकेशन पॉलिसी 1986 में, जब राजीव गांधी जी आए, फिर उसके बाद 92 में जब नरसिम्हा राव आए, और उसके बाद 2005 में। इसमें भी महत्वपूर्ण है कि जो 1976 में जब इंदिरा गांधी थी, इमरजेंसी थी, तो उस दौरान 42nd अमेंडमेंट में स्टेट लिस्ट में जो एजुकेशन होती थी पहले, उसे कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया। हाँ। तो ये मैं इतिहास के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ों का भी जिक्र होना चाहिए। ये फैक्ट्स है, इस पर कोई वो बात नहीं कर रहा। तो कॉन्करेंट लिस्ट में आने के बाद किस तरह से किया गया, अब मुद्दा क्या हो रहा है कि क्या उसका भारतीयकरण किया जा रहा है या भगवाकरण किया जा रहा है। मुद्दा ये हो रहा है ना, कुल मिला के सोनिया जी की जो चिंता है वो ये है कि इतिहास में जो लगातार बदलाव हो रहा है, तो उसको भी इस दृष्टि से देखना चाहिए कि कितना बदलाव भारतीयकरण से हो रहा है या कितना बदलाव कुछ और कारणों से, या भगवाकरण जिसे आप कहते हैं, उस दृष्टि से हो रहा है। लेकिन इसमें भी ये ध्यान रखना चाहिए कि पहले बहुत सारे जो लेफ्ट थिंकिंग वाले इंटेलेक्ट से
उन्होंने उस इतिहास को किस रेफरेंस में दिया। इतिहास के फैक्ट्स को अलग तरीके से रखा जाता है, इतिहास को जब लिखा जाता है तो उसमें पर्सपेक्टिव आ जाता है। फैक्ट्स तो वही रहते हैं, लेकिन आप किस तरह से लिख रहे हैं, वो पर्सपेक्टिव क्या बदल रहा है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। 3 लैंग्वेज फार्मूला पर, हालांकि सरकार ने कहा है कि वो 3 लैंग्वेज फार्मूले पर नहीं जाएगी, लेकिन ये 1968 में आया था और उस समय भी तमिलनाडु में जो पार्टी थी डीएमके, उसका स्टैंड वही था जो आज है, तो उनका स्टैंड में भी कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। अब क्या जो सोनिया जी चिंता कर रही है, 3 चीज की बात की है, उस पर सरकार की क्या राय है, उस पर चर्चा होनी चाहिए, और कितना बदलाव जरूरी हो रहा है, कितना बदलाव जानकर किया जा रहा है, इस पर भी बहस होनी चाहिए। जरूरी बदलाव कितना हो रहा है और जानबूझकर बदलाव कितना किया जा रहा है। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की मीटिंग्स यहां पर नहीं हो रही है, यह भी मुद्दा उठाया गया है। तो क्या कम से कम इस बारे में बातचीत होगी, ये पॉलिसी इंप्लीमेंट पूरी तरीके से करने के पहले, और क्या उस पर आगे चर्चा हो पाएगी? प्रेम शुक्ल। नहीं, उस पर देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को जब बनाने के समय 2.5 लाख शिक्षाविदों के साथ, विशेषज्ञों के साथ व्यापक चर्चा करने के बाद ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो भारतीयकरण की पैरोकार रही है। अब जो मैकाले के तंत्र के समर्थक रहे हैं उनको स्वाभाविक तौर पर उसमें पीड़ा होगी। अब मुगलों का इतिहास ही भारत का इतिहास है, इस भ्रम में चूंकि श्रीमान पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद कांग्रेस ने लगातार एक कौम विशेष के लोगों को ही शिक्षा मंत्रालय का दायित्व सौंपा था, और उन सब ने जो है मुगलों के उदात्तीकरण को ही भारत का इतिहास बताया था। अब मुगलों का उदात्तीकरण बंद कर दिया गया है, तो ऐसे लोगों को, मुगलों को जो लोग मुसलमानों का प्रतिनिधि समझते हैं, श्रीमती सोनिया गांधी समेत कांग्रेस और उनके बगल बच्चा दल ये समझते हैं कि मुगल जो है वो मुसलमानों के प्रतिनिधि हैं। इसलिए मुगलों के इतिहास के स्थान पर जब भारतीय राजाओं के गौरवशाली इतिहास को प्रस्तुत किया जा रहा है तो उसे सांप्रदायिकता बता रहे हैं। भाई, मुगलों का उदात्तीकरण, लेकिन संघ भी तो कह रहा है ना कि अगर औरंगजेब यहाँ पर मरा है तो उसकी कब्र भी यहीं बनेगी, वो इतिहास भी सिखाया जाना चाहिए, यही तो कहने की कोशिश कर रहा है ना। नहीं, उसका कब नहीं, संघ की तरफ से भी तो यही कहा गया ना कि अगर संघ जो कह रहा है उसकी कब्र की बात, लेकिन उस कब्र का, लेकिन औरंगजेब का उदात्तीकरण नहीं किया जा सकता। उसकी कब्र हो सकती है, लेकिन उस कब्र को जो है आप मजार का दर्जा नहीं दे सकते हैं। कब्र और मजार में अंतर होता साहिल जी। औरंगजेब की कब्र को मजार का दर्जा देकर जिस तरह से उसके संरक्षण की विशेष व्यवस्था कराई गई, जिस तरह से औरंगजेब का उदात्तीकरण चल रहा है, और अफजल खान की जो जिसका जिक्र किया भैया जी ने, अफजल खान की जो कब्र है वो कब्र के स्वरूप में छत्रपति शिवाजी तो मतलब महात्मा गांधी का असैसिनेशन जो किया गया, उनकी हत्या की गई, वो नहीं सिखाएंगे हम, उसका सौंदर्यीकरण करने का काम किया। ठीक है, महात्मा गांधी की हत्या कौन नहीं जानता है? महात्मा गांधी की हत्या जो है नेहरू की नीतियों के कारण हुई थी, ये लोग जानते हैं। पहले उन पर हमला हुआ और मदन लाल पाहवा पकड़ा गया था, उसके बाद भी जो है उनको सुरक्षा नहीं दी गई। नेहरू जी पता नहीं कि उनको सुरक्षा तक देना नहीं चाहते थे। मदन लाल पाहवा जो है महात्मा गांधी की हत्या के पहले गिरफ्तार हो गया था, उसके बाद भी श्रीमान नेहरू जी ने उनको सुरक्षा क्यों नहीं दी? ये प्रश्न तो सबके मन में है, सबके मन में ये प्रश्न है कि नेहरू जी ने महात्मा गांधी की हत्या क्यों होने दी। मतलब इतिहास पढ़ाया जाएगा लेकिन उसका पर्सपेक्टिव बदल दिया जाएगा। विनोद अग्निहोत्री, देखिए, इतिहास बड़ा ग्रे एरिया है। तथ्यों को अपने ढंग से सब रखते हैं। वामपंथियों का अपना नजरिया है, दक्षिण पंथियों का अपना नजरिया है। अगर आज का इतिहास 200 साल बाद लिखा जाएगा तो आज के तमाम जो कामकाज हैं उनको अलग अलग नजरिए से लोग देखेंगे। अब नोटबंदी पे कोई उसकी तारीफ करेगा, कोई उसके नेगेटिव गिनाएगा। तो इतिहास ऐसे ही होता है। ऐसे ही उस समय भी जो तमाम घटनाएं हुई उनकी अलग अलग व्याख्या अलग अलग तरीके से होती है। अब आप किस नज़र से देखते हैं, गिलास आधा खाली है कि आधा भरा है? कुछ लोग गिलास को आधा खाली देखते हैं, कुछ लोग आधा भरा देखते हैं। तो ये अपने नजरिए का सवाल है। हाँ, लेकिन जो तथ्य है, तथ्य होने चाहिए। महात्मा गांधी की हत्या हुई, नाथुराम गोडसे ने की, ये तथ्य है। मुगलों का शासन इस देश में रहा, मुस्लिम रूल इस देश में रहा, ये इतिहास का हिस्सा है। भाई, पाकिस्तान में मुगल शासन, मुस्लिम शासन से पहले का इतिहास नहीं पढ़ाया जाता। वो अशोक और चंद्रगुप्त का इतिहास नहीं पढ़ाते। तो क्या हम पाकिस्तान बन जाएंगे क्या? मतलब कि हम भी वो पीरियड बीच से निकाल देंगे? अगर वो निकाल देंगे तो राणा प्रताप किससे लड़े थे फिर ये सवाल उठेगा। तो इसलिए इतिहास के तथ्यों को व्याख्या अपने अपने तरीके से की जा सकती है, लेकिन तथ्यों को खत्म नहीं किया जा सकता। जो तथ्य है वो तथ्य है, उसमें आप क्या करेंगे? ये नई शिक्षा नीति की जहाँ तक बात है साहिल, देखिए,
हर सरकार अपनी विचारधारा के हिसाब से नई शिक्षा नीति या तमाम अपनी सांस्कृतिक नीतियां बनाती है, इसमें कोई गलत नहीं है। जब तक कांग्रेस का शासन रहा, कांग्रेस ने अपनी विचारधारा के हिसाब से बनाई। पिछले 11 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन है, वो अपनी विचारधारा से बनाएगी। इसमें कोई मतलब, जनता ने अगर मैंडेट दिया है किसी पार्टी को तो वो अपनी विचारधारा लागू करेगी। अगर कल को कम्युनिस्ट 10 साल से होते तो एकदम से कम्युनिस्ट नीतियों के हिसाब से सरकार शिक्षा नीति बनती। तो ये तो है। लेकिन अब ये सोनिया जी ने जो लेख लिखा, तो सोनिया जी को अपनी बात, या कांग्रेस पार्टी को, महिमा जी बैठी हुई हैं, कांग्रेस पार्टी अपनी बात लेकर जनता के बीच में जाए और जो कमियां उनको लगती हैं इस शिक्षा नीति में उनको उजागर करे। अगर जनता को लगेगा कि वाकई उनकी बात सही है तो जनता उनके साथ आएगी। लेकिन भगवाकरण का आरोप कितना आपको सही लगता है? देखिए, आरोप तो कम्युनलाइजेशन का लगाया जा रहा है, भगवाकरण का आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, हिंदुत्व की विचारधारा, भाजपा उसको हिंदुत्व की विचारधारा मानती है, कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल उसको सांप्रदायिक विचारधारा कहते हैं। तो ये अपना अपना नजरिया है। अब भारतीय संस्कृति को कुछ लोग सिर्फ हिंदू संस्कृति को भारतीय संस्कृति मानते हैं, एक तबका है जो पूरी समावेशी संस्कृति को भारतीय संस्कृति मानता है। भाई डॉक्टर लोहिया कहते थे कि मुसलमान जो है गजनी, गोरी और बाबर को आक्रांता माने, हिंदू जो है वो रजिया, शेरशाह और जायसी को अपना पुरखा माने। तो एक ये दृष्टि भी है। तो सवाल ये है कि ये देखने पर निर्भर है। रही बात भगवाकरण की, तो जब आरएसएस अभी भैया जी जोशी के बयान में उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि सर्वसमावेशकता यही भारतीय संस्कृति है और इसी के वजह से औरंगजेब की कब्र यहां पर होनी चाहिए। राजीव तुली हमारे साथ में, जो विनोद अग्निहोत्री कह रहे हैं कि आप भारतीयकरण किसको मानते हैं, सर्वसमावेशकता को मानेंगे या हिंदुत्व को मानेंगे? इसी को लेकर कहीं ना कहीं बहस हो रही है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। राजीव तुली जी। नहीं, धन्यवाद साहिल जी। समावेशी होना और हिंदूनेस या हिंदुत्ववादी होना, दोनों में कोई अंतर है ही नहीं। दोनों के अलावा कोई समावेशी है क्या? मानिए आप बाकी जितने भी अब्राहमिक रिलीजन्स हैं जिसमें कम्युनिज्म भी आता है, वो सर्वसमावेशी है क्या? नहीं है सर्वसमावेशी। ये जो एनईपी है, जिसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नाम से जाना जाता है, ये वामपंथ और दक्षिण पंथ के बीच का नहीं है, ये मेन स्ट्रीम के लिए है। ये वामपंथ होगा, कोई दक्षिण पंथ होगा, परंतु ये जो भारत का मेन स्ट्रीम है उसको मेन स्ट्रीम बनाने के लिए ही ये एनईपी है। अभी तथ्यों की बात हो रही थी, आपने, हमने और सबने इस देश में पढ़ा कि आर्य बाहर से आए, परंतु आज तक कोई बता पाया कि आर्य कहाँ से आए? तो वो अब वो जो थ्योरी जो पढ़ाई जाती थी कि आर्य बाहर से आए, वो थ्योरी दैट हैज बीन प्रूवन रॉन्ग, वो गलत साबित हो गई है। तो उसको अभी भी वैसे ही पढ़ाया जाना है क्या? तो ये सब जो डीकोलोनाइजेशन है या इंडियनाइजेशन है या जो भारतीयकरण है शिक्षा का, ये होना आवश्यक है। अभी महिमा सिंह जी कह रही थी कि भाई कंसल्टेशंस नहीं हुए। 33 प्रकार के पंचायत लेवल से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक के 33 स्टेप्स में कंसल्टेशंस हुए हैं। अभी बात हो रही थी कि पैसा कम क्यों? जो 40th फाइनेंस कमीशन था, उसकी रिकमेंडेशन के हिसाब से एक मुश्त पैसा जो पहले सरकारें देने में दिक्कत करती थी, वो पहले ही दे दिया। अब जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, उसकी बात आई गई कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो है वो अब आप ये मान लीजिए, चलिए तमिलनाडु का ही उदाहरण लेते हैं। तमिलनाडु का छात्र जो आज पढ़ने वाला, तमिलनाडु का जो तमिल व्यक्ति है, वो आपको क्या लगता है कि वो देश के किसी भी हिस्से में जाकर केवल अंग्रेजी पे सर्वाइव कर सकता है क्या? तो एक उसमें जो अदर स्टेट की लैंग्वेज है और एक लिंक लैंग्वेज की बात है, तो वो कोई भी हो सकती है ना। आप अंग्रेजी तो पढ़ा लोगे जो हजारों किलोमीटर दूर से है, परंतु आप दक्षिण और उत्तर का अंतर बांटने के लिए ऐसे ही उत्तर के विद्यालयों में, उत्तर भारत के विद्यालयों में दक्षिण भारत की एक भाषा क्यों नहीं पढ़ाई जानी चाहिए? बिल्कुल पढ़ाई जानी चाहिए, ताकि एक जो ये जो उत्तर और दक्षिण का जो डिवाइड है, जिसको बार बार बढ़ाने की आवश्यकता है। तीसरी जो एनईपी में एक और बहुत बढ़िया बात है, देखिए आपने और हमने जब पढ़ाई की तो 3 साल का कोर्स था, मतलब वो 10+2+3+ आगे चलता था। अब आपने आप एनईपी के किसी भी उसमें जाएंगे, पढ़ेंगे, 4 वर्ष के कोर्स में आपने एडमिशन लिया, आपका मन हुआ पहला साल छोड़ करके मेरे परिवार में समस्या, मैं छोड़ करके बाहर आता हूँ, आप सर्टिफिकेट लेकर के बाहर आ जाइए, दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। जब आपकी समस्या, आपका परिवार ठीक हो जाए, साल के बाद 2 साल के बाद उसी कोर्स में दोबारा ज्वाइन कीजिए, 1 साल फिर पढ़ लीजिए, आप डिप्लोमा लेके आ जाइए, तीसरे साल फिर एक। लेकिन राजीव, तो ये टेक्निकल चीजों को लेकर तो दिक्कत है नहीं। 10+2+3 करें या आप 4 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स करें, उसको लेकर दिक्कत नहीं है। उसमें जो पढ़ाया जा रहा है उसको लेकर समस्या खड़ी की जा रही है। आरोप कांग्रेस की तरफ से यह लगाया जा रहा है कि जो आरएसएस से एफिलिएटेड प्रोफेसर्स है उनको भरने की कोशिश की जा रही है और उसके लिए नॉर्म्स
कम कर दिए जा रहे हैं ताकि आसानी से उनकी भर्ती हो सके। यह आरोप स्पेसिफिकली कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है। राजीव तुलसी। साहिल जी, दिल्ली विश्वविद्यालय में अभी लगभग 5,000 जो एडहॉक टीचर थे, जो एडहॉक वैकेंसीज थी वो भरी गई हैं। 90% से ऊपर जो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर पिछले कई वर्षों से पढ़ा रहे थे, 90% उन्हीं को परमानेंट किया गया है। तो कहां से घुसा रहे हैं? माने अब जो महिमा जी, जो जिसमें इनको ये कहना है कि उन सबको निकाल देना चाहिए था क्या, जो ऑलरेडी पढ़ा रहे थे। तो ये जो फैक्ट्स है, ये फैक्ट्स ही सामने आने चाहिए और यही फैक्ट्स